हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की जीडीपी इस वर्ष काफ़ी ख़राब रही है ना। तो आज हम इसी बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट को देखेंगे जो लोग नहीं देख रहे हैं, है ना। तो शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी। इस इमेज को ध्यान से देखिए। तो इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है, लेकिन एक नए टैग के साथ किया जा रहा है। जैसे कि इस इमेज पर कहीं इस इमेज पर ही लिख देते हैं कि क्या ये है आत्मनिर्भर भारत। किसी ने लिखा हुआ था कि ये है भारत के मन की बात। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे और इस इमेज का मैं आपको वो पहलू बताऊंगा जो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, देखिए, जीडीपी को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर हल्के में लोगे ना तो काफ़ी भारी पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको वही बात बता दूँ। चलिए शुरू। पोस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ लड़का है जिसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन वो सीख रहा है। वहीं एक ऐसा लड़का है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, वो इंग्लिश में फुल्ली डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे में अगर आप दोनों का कंपैरिजन करने लगे इंग्लिश को रखते हुए, तो यार ये तो गलत है ना। ये तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई। वो तो अभी डेवलप कर रहा है ना, वो तो डेवलपिंग में है अभी, और एक जो फुल्ली डेवलप है आप उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो इक्वालिटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाहता हूँ जो आप समझ रहे हैं। इस इमेज में दिखाए गए जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, वो सब एक विकसित देश हैं, एक डेवलप कंट्री है। जबकि भारत और यूके ये दोनों एक विकासशील देश हैं। इसीलिए इनकी जीडीपी जो है वो इतनी डाउन है। समझ में आया आप लोगों के? समझिए, यहाँ पर बात है जितने भी आपको इटली, फ्रांस, अमेरिका जितने भी दिख रहे हैं, ये सब एक विकसित देश है। आपको पता है विकसित देश कौन से होते हैं? विकसित देश वो होते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है ना, वो भारत के एक व्यक्ति की आय से न जाने कितनी गुना होती है। जो विकसित देश है ना, इनकी जो जीडीपी होती है वो जीडीपी इतनी हाई होती है, मतलब उच्च स्तरीय होती है बिल्कुल। इन विकसित देशों की जो प्रणाली होती है ना, जो सिस्टम होते हैं, वो एकदम परफेक्ट होते हैं, एकदम उच्च स्तरीय होते हैं। वही जो विकासशील देश होते हैं वो इन चीज़ों में बढ़ रहे होते हैं आगे। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो पूरी जो विकासशील ये विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी उससे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे में आप एक विकसित देश और एक विकासशील का कंपैरिजन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू जीडीपी, ये तो गलत है ना। आप बता रहे हो कि अमेरिका ने देखो कितनी, मतलब अमेरिका कितनी कम जीडीपी है, मतलब जो घटी है वो भारत से कितनी कम है। वहीं आप दिखा रहे हो कि भारत की देखो कितनी लंबी, माइनस के 23.9, काफ़ी मैटर करती है। खैर, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके का कंपैरिजन ना करिए। तो इस चीज़ को सोचिए और ध्यान में रखिए बात को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी बात पर। सभी लोग भारत के जीडीपी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग को पता है कितनी गंभीर समस्या है भारत देश के लिए? देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि जीडीपी होती क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि जीडीपी होती क्या है। तो इसके बारे में बोलने से पहले लोगों को इसके बारे में जान लेना चाहिए। जीडीपी पता है क्या होती है? जीडीपी होती है किसी एक देश की सीमा के अंदर जितना उत्पादन किया है, जितना निवेश किया है और जितना सरकारी खर्च आया है, उन सबको मिलाकर बनती है एक देश की जीडीपी। अब इन महीनों में, जिन महीनों में जीडीपी इतनी डाउन हुई है, आप लोग खुद सोचकर बताइए कि क्या इतना उत्पादन हो पाया है? बल्कि 3 महीने तक तो उत्पादन हुआ ही नहीं, ना ही कोई निवेश हुआ है, बस सरकारी खर्च हुआ है। न जाने सरकार ने कितने लोगों को फ्री अनाज बांटा है, न जाने कितने लोगों के अकाउंट में पैसे आए हैं। मैं जीता जाता उसका सबूत हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको फ्री अनाज मिला है, न जाने कितने ऐसे हैं जिनका अकाउंट था और उन्हें पैसे मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जीडीपी ऊपर जाती है नीचे आती? बताइए। ये 6 महीने, ये 4 से 5 महीने जो कोरोना के बीते हैं, लॉकडाउन के बीते हैं, इसमें हमने तो कुछ दिया ही नहीं और सरकार ने हमको दिया है। देखिए, मैं किसी एक तरफा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताऊँगा दूसरा फैक्ट भी और क्या हो सकते हैं, ज़रा सुनिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है
वो इस जीडीपी को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है आगे भी। आपको क्या लगता है, ये जीडीपी बस इतनी ही घटेगी क्या, और नहीं घट सकती? लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको क्या लगता है कि ये जीडीपी पूरे भारत की जीडीपी दिखा दिया फिगर? नहीं, क्या पता ये एक्चुअल फिगर हो ही ना। देखिए, दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनाइज्ड, एक होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब फेमस जो फील्ड्स होते हैं उन सबको मिलाकर उनकी जीडीपी तैयार करके दे दी होगी, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड भी तो होंगे जिनसे सरकार टैक्स लेती है और हो सकता है कि वो जीडीपी इंक्लूड ना किए गए हों। बताइए आप लोग। देखिए, भारत देश में जो जीडीपी है, इसकी जो जीडीपी है, इस जीडीपी में कृषि का योगदान 40% है। वहीं अगर हम बात करें, सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है, सर्विस फील्ड का होता है। जैसे आपका परिवहन हो गया और जितने भी आपके संचार हो गए, ये सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप ही मुझे सोचकर बताइए, क्या इन 4 से 5 महीनों में क्या आपको क्या लगता है आपको कि जीडीपी बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी? ऑब्वियस सी बात है, घटेगी। खैर, इसमें मैं सरकार की लापरवाही भी मानूंगा, क्योंकि ये सिचुएशन और अच्छे से डील हो सकती थी, पर उस वक्त जैसा सरकार को अच्छा लगा वैसा उन्होंने किया, और वो सब हमारी बेहतरी के लिए किया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तीसरी बात समझिए। देखिए, आप सब लोग, मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग जीडीपी को बहुत हल्के में ले रहे हो, लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कैसे। एक व्यक्ति है, आप ऐसे समझिए, जीडीपी से पहले यानी कि कोरोना से पहले एक व्यक्ति है जो एक कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम करने से उसे पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, उसके पास के उसके हाथ में पैसे होते हैं, वो उसको खर्च कर सकता है, और वो खर्च जो उसने किया है वो गवर्नमेंट के पास जाता है और वो जीडीपी में जुड़ता है। सिंपल, ये हो गया एक प्रोसेस। वही कोरोना के बाद की बात करें तो ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट चुकी हैं, जो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं। और वही बात करूं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी कंपनियों में काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप खुद बताइए कि अगर आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो क्या आप खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो सिंपल सी चीज़ है, वो पैसा सरकार तक नहीं जाएगा, और अगर वो पैसा सरकार तक नहीं गया तो जीडीपी क्या लगता है आपको, घटेगी या बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, घटेगी। कहने का मतलब ये है कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि लोगों की डिमांड कम हो गई है, और लोगों की डिमांड कम होने का मतलब ये है कि सीधे सीधे जीडीपी में उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसका सबूत ये है। जीडीपी का कम होना, याद रखना, गरीब और बेरोजगारी पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जीडीपी ऐसे ही घटती रही तो इसका प्रभाव आपकी जेबों या खर्चों पर भी पड़ सकता है, ये समझ लीजिएगा। तो इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले रहा है। एट लास्ट मैं आप सभी लोगों को ये बात बताना चाहूँगा। देखिए, हम ही नहीं है कि जो मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो जीडीपी के बारे में बता रहा हूँ, ना जाने कितने लोग जीडीपी के बारे में बता रहे हैं आपको। उनकी बातें सुनिए, ठीक है, और बिना इसका मजाक उड़ाए आप लोगों को इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। ये केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, एक कदम हम भी तो बढ़ा सकते हैं। क्या हमारा अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है ना? तो जीडीपी के लिए गवर्नमेंट को ही क्यों बोला, मतलब गवर्नमेंट को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा जाए? इसके जिम्मेदार हम भी तो हैं, इसके जिम्मेदार हम भी तो हैं, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भ्रष्टाचार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्सेस की चोरी करते हैं और उसका इफेक्ट सीधे सीधे गवर्नमेंट की जीडीपी पर पड़ता है, जिसके बाद जो गवर्नमेंट है उनके पास उतना फंड ही नहीं रह पाता और उसका प्रभाव सीधे सीधे जीडीपी पर देखने को मिलता है। तो इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, हम भी कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं, और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के साथ साथ खुद भी इस जीडीपी के सॉल्यूशन के लिए काम करें। अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इकोनॉमी में एक्सपर्ट हो तो उससे राय लीजिए कि हम जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उससे पूछिए और उसको ग्राउंड पर लेकर आइए। भाई, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम किसी तरह से, अगर गवर्नमेंट को मुझे सुझाव देना पड़े कि आप इस जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हो, तो मेरा तो यही सॉल्यूशन रहेगा कि अगर आप किसी भी तरीके से गरीबी और बेरोजगारी खासकर अगर आप इसको किसी तरीके से कम कर दें तो जीडीपी अच्छी हो सकती है। अगर किसी तरीके से आप ये गारंटी दे दें कि भाई आप सभी को रोजगार मिलेगा, तो आप जरा सोचिए, जैसे ही रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलते ही हाथ में क्या आएगा? पैसा आएगा, और अगर हाथ में पैसा आया तो खर्च भी होगा, और अगर खर्च हुआ तो सरकार के पास भी जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि आप सभी को रोजगार मिलेगा।
मेरा ये ओपिनियन है। अब आप लोग अपना ओपिनियन बताइए। हालांकि इसके लिए जंग छिड़ी हुई है, आप सभी लोग जानते होंगे। एसएससी, सीजीएल, ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सरकार के साथ जंग लड़ी जा रही है, आंदोलन किए जा रहे हैं। जैसे भोपाल में आपने देखा हुआ इंसिडेंट हुआ एक, वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं। तो ये काफ़ी दुखदाई चीज़ें हैं, गहलोत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को, चूँकि बात जीडीपी की हो रही है, तो मैं जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया, जो उसके बारे में थोड़ा सोचिए और समझिए। ठीक है, ये जीडीपी हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ चीज़ शेयर करनी है तो आप लोग इसके उपाय शेयर कीजिए ना। आप लोग शेयर कीजिए कि हम अपनी जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि सरकार के पास आप तक आपका ये मैसेज पहुँचे और उन्हें लगे कि हाँ, ये काम कर सकता है, इस तरीके से हम जीडीपी को और ऊपर बढ़ा सकते हैं, इस कटौती को कम कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय दीजिए ना, इस तरह के उपाय सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और कोई भी नेगेटिविटी मत फैलाइए कि ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, भारत में ये होगा। ऐसा कुछ नहीं होने का। सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन तभी आएगी जब आप लोग कोऑपरेट करोगे। ठीक है, तो ज़रा समझिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि इसको और नेगेटिविटी और फैलाई जाए। ठीक है, तो थैंक यू। तो ये जीडीपी के बारे में मुझे इतना ही बताना था, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए, थैंक यू एंड गुड बाय।